सरिता अपने फुफेरे भाई गोपाल की बेटी की शादी में आई हुई थी। अचानक उसकी नज़र अपने तलाकशुदा पति विनोद पर पड़ी तो वह ठिठक गई। विनोद को देखते ही वह तुरंत किवाड़ की ओट में हो गई। विनोद को वह पूरे 6 वर्ष बाद देख रही थी। भागकर वह कमरे में गई, फिर एक खिड़की को खोलकर चोरी छिपे विनोद को देखने लगी। वह बिल्कुल ही थका थका सा दिख रहा था। एक कुर्सी पर बैग रखकर दूसरी कुर्सी पर बैठ गया। चौक में और भी लोग बैठे थे, मगर उसे कोई नहीं जानता था, इसीलिए वह चुपचाप बैठकर इधर उधर देख रहा था। मगर गोपाल को देखते ही वह खड़ा हो गया, फिर गर्मजोशी से उसके गले मिला। सरिता को याद आया वह ऐसे ही उससे भी गले मिला करता था। गले मिलने के बाद दाएं हाथ से पीठ थपथपाने का वही अंदाज उसके दिल में पुरानी यादें ताज़ा कर गया। वह जानती थी गोपाल और विनोद बहुत पुराने दोस्त थे। विनोद और उसकी शादी करवाने में फुफेरे भाई गोपाल का ही पूरा हाथ था। वही तो बिचौलिया था दोनों तरफ से। जब दोनों अलग हो रहे थे तब भी गोपाल ने बहुत कोशिश की थी उन दोनों का रिश्ता बचाने के लिए, मगर उसके और विनोद के बीच झगड़े बहुत बढ़ गए थे। एक छत के नीचे रहना मुश्किल हो गया था। उसने खिड़की से देखा गोपाल और विनोद धीरे धीरे बातें कर रहे थे। फिर अचानक विनोद बैग उठाकर चलने लगा। सरिता को एक झटका सा लगा। तो क्या वह इतनी देर के लिए ही शादी में आया था? दोस्त की बेटी की शादी है, एक दिन तो रुकना ही चाहिए था ना। वह झटके से बाहर आ गई। उसने सोचा जा रहा है तो उससे 2 बातें ही कर लूं, मगर उसके बाहर आने से पहले ही विनोद घर से बाहर निकल गया था। गोपाल की उस पर नज़र पड़ी तो वह तुरंत बोला, क्या हुआ सरिता? वह गोपाल से 10 साल छोटी थी। गोपाल उसे प्यार से सरिता कहकर ही बुलाता था। वह झेपते हुए बोली, भैया वह आदमी कौन था जो अभी आपसे बातें कर रहा था? गोपाल बोला, अरे उसे नहीं पहचाना क्या? 8 साल तक उसके साथ रही हो। तुम्हारा तलाकशुदा पति और मेरा दोस्त विनोद था। इतने में एक लड़के ने आकर सूचना दी कि बाराती आ गए हैं, उन्हें कहाँ ठहराए। फिर गोपाल अपने ससुराल वालों की खिदमत में लग गया। सरिता उससे पूछना चाहती थी कि विनोद इतनी जल्दी कैसे चला गया, मगर पूछने का अवसर ही नहीं मिला। वह अनमनी सी होकर वापस घर के अंदर चली आई। वह सोच रही थी कि दोस्त की बेटी की शादी में आया था, एक रात भी नहीं रुक सकता था क्या? पता नहीं क्यों वह विनोद के बारे में बहुत कुछ जान लेना चाहती थी। उसने दूसरी शादी की या नहीं, अगर कर ली है तो उसके बच्चे कितने हैं? बच्चे याद आते ही उसे अपने बच्चे याद आए। वह 4 बार गर्भवती हुई थी, मगर चारों बार ही उसका गर्भपात हो गया था। 4 महीनों से ज़्यादा उसकी कोख में बच्चा ठहर ही नहीं पाता था। अगर उसके चारों बच्चे आज जीवित होते तो कितना अच्छा होता, सोचकर उसकी आंखों से आंसू निकल आए। घर के चौक में जाजम बिछाई जा रही थी। उधर भाती बात लेकर दरवाजे पर खड़े थे। सरिता को याद आया कि उसे तो तैयार होना था, मगर विनोद के आने के कारण उसका सारा समय सोचने में ही निकल गया। कपड़े बदलना याद ही नहीं रहा। भातियों ने बहन को चुनरी ओढ़ाई, फिर अंदर आकर जाजम पर बैठ गए जहां गोपाल और उसके परिवार वालों का तिलक होना था। मगर अचानक सरिता की नज़र विनोद पर गई। वह गोपाल के बगल में दरी पर बैठा था। अब वह बिल्कुल तरोताज़ा दिख रहा था। उसने आसमानी रंग का कोट पैंट पहना हुआ था। वह समझ गई गोपाल ने विनोद को बाहर कहीं ठहराया है। आसमानी रंग सरिता का पसंदीदा रंग था। उसी ने तो विनोद से कहा था, आप आसमानी रंग का कोट पैंट पहना करो जी, आप पर बहुत सूट करता है। वह विनोद को आसमानी सूट पहनने देखकर भावुक हो गई। सोचने लगी, क्या विनोद ने उसे दिखाने के लिए ही आसमानी सूट पहना है? मगर विनोद को क्या पता मैं भी शादी में आई हुई हूँ। शायद गोपाल ने विनोद को बताया हो कि मैं भी शादी में आई हुई हूँ। फिर उसने खुद को समझाते हुए बुदबुदाया, आसमानी सूट मेरे लिए ना पहना हो, मगर इतना तो साफ है कि वह आज भी मेरी यादें दिल में दबाकर जी रहा है। वह आज भी मेरे पसंद के कपड़े पहनता है। विनोद को देखकर
ना जाने क्यों सरिता के मन में खुशी का गुबार सा फूट पड़ा। वह अंदर गई, फिर विनोद के पसंदीदा कलर हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहनी और बरसों बाद शीशे के सामने खड़ी होकर ढंग से मेकअप किया। पिछले 6 वर्षों में वह सजना संवरना जैसे भूल गई थी, मगर आज विनोद को देखा तो बावली हो गई थी। उसे एहसास ही नहीं था कि जिसके लिए सज रही है वह वैधानिक रूप से उसका पति नहीं है। बात का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद विनोद बाहर अलग बनी बैठक में अकेला बैठा था। सरिता से रहा नहीं गया। वह चाय खाली गिलास उठाने के बहाने से बैठक में चली गई। विनोद ने जैसे ही उसकी तरफ देखा तो देखता रह गया। सरिता जानबूझकर उसके करीब से गुजरी। जानी पहचानी परफ्यूम की खुशबू ने विनोद को भाव विभोर कर दिया। सरिता कमरे में इधर उधर देखकर खाली कप ढूंढ रही थी और विनोद उसी की तरफ देखे जा रहा था। विनोद कुछ बोला नहीं तो वह खुद ही बोल पड़ी, कैसे हो? विनोद की जैसे तंद्रा भंग हुई। वह झेपते हुए बोला, अच्छा हूँ, तुम कैसी हो? सरिता दूसरी तरफ देखते हुए बोली, ठीक हूँ। उसके बाद कुछ देर के लिए चुप्पी छा गई। विनोद सोच रहा था, ये कितनी दुबली हो गई है, पता नहीं कैसी जिंदगी जी रही है। सज धज कर आई है, मगर पहले जैसी चपलता इसमें नहीं रही। जब साथ थी तब इसकी आवाज़ में भी एक खनक सी रहती थी, मगर अब तो आवाज़ भी जैसे दब गई है। सरिता जिस प्रश्न को लेकर सबसे ज़्यादा परेशान थी उसने वही कर डाला। बोली, बीवी बच्चों को भी साथ लाए हो क्या? विनोद बोला, दोबारा शादी ही नहीं की, बीवी बच्चे कहाँ से आएंगे? ये जानकर न जाने क्यों सरिता के हृदय में खुशी का झरना सा फूट पड़ा। विनोद ने भी वही सवाल दाग दिया। बोला, तुम्हारा पति और बच्चे? सरिता बोली, मैंने भी शादी नहीं की। विनोद बोला, क्यों नहीं की शादी? वह बोली, मन ही नहीं करता किसी और की हो जाने का। जवाब सुनकर विनोद कुछ बोल ही नहीं पाया। इतने में गोपाल आ गया। बोला, विनोद यार, बारात आ गई है, तुम डेरे में जाकर नाश्ते पानी की व्यवस्था देख ले। मगर गोपाल की नज़र जैसे ही सरिता पर पड़ी वह ठिठक गया। बोला, अरे सरिता, तू भी यही है क्या? तुम दोनों को साथ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम बातें करो, मैं किसी और को भेजता हूँ। मगर विनोद खड़ा हो गया। बोला, मैं जाता हूँ, मेरे होते किसी और को भेजने की क्या ज़रूरत है? फिर विनोद गोपाल के साथ बाहर चला गया। सरिता काफ़ी देर तक अकेली वहाँ खड़ी सोचती रही। स्टेज प्रोग्राम चल रहा था। सभी लोग दूल्हे और दुल्हन को आशीर्वाद दे रहे थे। पति पत्नी जोड़े से जाकर आशीर्वाद दे रहे थे। जब अकेला विनोद स्टेज पर गया तो पता नहीं किधर से आकर सरिता भी उसके साथ चल पड़ी। फिर दोनों ने साथ मिलकर दूल्हे दुल्हन को आशीर्वाद दिया। जो लोग उन दोनों को जानते थे वह आश्चर्य से उन्हें देखते रह गए। आपस में बातें भी बनाने लगे कि जब इनका तलाक हो चुका है फिर साथ क्यों खड़े हैं। स्टेज प्रोग्राम के बाद दोनों का मिलन नहीं हो सका। दुल्हन के फेरे हो गए। फिर सुबह 4 बजे दुल्हन विदा होकर चली गई। बारातियों के विदा होने के बाद सभी घरातियों की आंखों में नींद थी। इस कारण जिसको जहां जगह मिली वहीं सो गया था। मगर सरिता की आंखों में ना जाने क्यों नींद नहीं थी। वह विनोद को तलाश करती हुई बैठक में चली आई। इसे संयोग कहो या फिर कशिश, विनोद फर्श पर बिछे हुए गद्दों पर लेटा हुआ था, मगर जाग रहा था। उसके आसपास और कोई लोग खर्राटे भर रहे थे, मगर वह न जाने क्यों जाग रहा था। सरिता भीतर आकर बोली, क्या हुआ, आप सोए नहीं? विनोद उठकर बैठ गया। बोला, नींद नहीं आ रही। सरिता जल्दी में उसके पास आई, फिर माथा छूते हुए बोली, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? बरसों बाद ललाट पर अर्धांगिनी का स्पर्श पाकर वह अधीर हो गया। बोला, तबीयत तो ठीक है, मगर पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही। वह उसके पैरों के पास बैठ गई। वह बोला, तुम भी तो जाग रही हो? वह बोली, आप तो जानते हो मैं नींद की कच्ची नहीं हूँ। दिल किया तब आपको देखनी चली आई। वह बोला, एक बात कहूँ? वह धड़कते दिल से बोली, क्या? वह बोला, मेरी याद आती है क्या? वह असहज सी होकर बोली, भूली ही कब थी और आपको? वह रोने लगा, फिर हिम्मत करके बोला,
रह रह कर याद आती हो। थका हारा घर आता हूँ तो तुम्हारी आवाज़ सुनाई पड़ती है। गर्म गर्म रोटी खानी है तो रसोई में आओ जी। जब दौड़ कर रसोई में जाता हूँ तो तुम वहाँ नहीं मिलती। रात में तुम्हारी आवाज़ सुनाई देती है, अपना हाथ इधर करो जी। मुझे तकिए पर नींद नहीं आती, मगर आंखें खोलकर देखता हूँ तो तुम्हें ना पाकर बेचैन हो जाता हूँ। वह बोली, मैं रोज़ रोती हूँ आपको याद करके। तलाक हो गया है फिर भी दरवाजे पर नज़र टिकी रहती है कि आप मुझे लेने आओगे। दिन महीने और साल गुजर गए, मगर मैं आज भी आपकी राह ताकती रहती हूँ। वह बोला, तुम मेरे साथ चल रही हो ना। वह उतावली होकर बोली, अभी चले। वह बोला, सब लोग सो रहे हैं, अगर कोई जाग जाएगा तो बातें बनाएगा। हम यहाँ से भाग चले। वह बोली, पहले खड़े होकर गले से लग जाओ जी, सब्र नहीं हो रहा है। एक हुक सी उठ रही है कलेजे के भीतर। विनोद भी पागलों की तरह उठा और सरिता के गले से लिपट गया। फिर वह दोनों तलाक को तिलांजलि देकर सुबह होने से पहले वहां से भाग गए। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।